हाँ मीनू जी, मैं अब जरा आपसे समझ लूं। उत्तराखंड की हम लोगों को एक तो थोड़ा उत्तराखंड का इसलिए कर दिया गया, उत्तराखंड की यहाँ बहुत खबर स्पेसिफिक नहीं मिल पा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं 5 सीटों में 5 सीटें इस बार बीजेपी मजबूती से लड़ेगी और फिर से वापस वही परफॉर्मेंस रिपीट करेगी। हालांकि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी खूब है। भाई जब चीफ मिनिस्टर ही चुनाव हार गया था पिछली बार और उसके बाद भी उसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। इन सारी चीजों के बीच में ओवरऑल अभी मतलब समाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि एनडीए में ज्यादा अंडरकरंट है, एक दूसरे से खींचतान है एज कंपेयर टू इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में चीजें ज्यादा सेटल्ड हैं। थोड़े बहुत चल रहा है लेकिन ऐसा कोई मेजर उठापटक नहीं है। जयंत चौधरी को उत्तर प्रदेश में जाना था, चले गए। मायावती जी को नहीं आना था, नहीं आ रही हैं। तो ये सब चीजें कोई अप्रत्याशित नहीं हो रहा है, जबकि बीजेपी में बहुत सी चीजें अप्रत्याशित हो रही हैं। लास्ट मिनट तक अभी तक टिकट उन लोग फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश में 51 सीटों के बाद उन्होंने अब बाकी टिकट अभी रुके हुए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट हैं 2 बार के मतलब उनके जो सीनियर मोस्ट सांसद हैं मानिका गांधी और हमारे बरेली वाले, बरेली क्या रहे जो पुराने, अरे तेल मंत्री संतोष गंगवार साहब, इन सबका टिकट का कुछ पता ही नहीं है। जहां तक ये संतोष गंगवार साहब का टिकट कट रहा है। मानिका गांधी से कहा जा रहा है कि अगर उनको प्रियंका गांधी के अगेंस्ट लड़ना है, कुछ इस तरह की बातें आ रही, कुछ क्लियर करना। ओवरऑल मीनू जी, आपको नहीं लग रहा है कि मतलब जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि बिल्कुल बैटल रेडी गो के साथ ही ये तुरंत चालू हो जाएंगे, वो चीजें नहीं है और मुद्दे तो नहीं है। एनडीए के पास कोई मुद्दा इस समय दिख नहीं रहा है। मीनू जी, ओवरऑल तैयारी ऑफ एनडीए। जी देखिए, मेरा तो आकलन ऐसा है कि मोदी जी गवर्नमेंट जो है, या मोदी जी खासकर और मोदी शाह, अभी तक ये सोच रहे थे कि हम तो अकेले ही सब कुछ, अकेले सब पे भारी हैं, बिल्कुल हम सबके ऊपर कर लेंगे, विजय प्राप्त कर लेंगे और हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब से इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई, इंडिया गठबंधन बना और उसमें एकता नजर आई, भले ही उसमें कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ ढीले ढाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितने दिल्ली बॉम्बे में इकट्ठे हुए जितने दल, उनकी ये मान के चलिए कि वो अभी भी इंडिया गठबंधन में मौजूद है। तो वो और हर एक राज्य में के उसमें मुख्यमंत्री भी थे कई, तो उसमें जो है उसने मोदी जी की नींद उड़ा रखी है। तो उसमें अचानक से क्या हुआ है कि इनको तो सोए हुए थे आराम से नींद में कि भैया हमारा तो पूरा अकेले है, भारी है सब पे और जीत जाएंगे। वो अब अचानक से उन्होंने, याद होगा आपको कि आनंद फानंद में अगले ही दिन 38 पार्टियों का, छोटी छोटी जिनका नाम भी नहीं जानते थे कोई, वो एक एनडीए गठबंधन को दोबारा से उन्होंने तैयार करा। अब वो जो इन्होंने तैयार किया और अब जो ग्राउंड रियलिटी सामने आ रही हैं और जो जनता जागने लगी है, आप ये देखेंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 और पार्ट 2 और ये जो तेजस्वी का जो एक नया जलवा दिखाई दे रहा है, उससे उनको अब आनंद फानन में जो ये गठबंधन के नया एनडीए गठबंधन बनाना पड़ रहा है, इधर सीट ला, उसको 2 दे, उसको 1 दे, उसको निकाल, उसको अंदर ले, उसको टांग दे, उसके परिवार में फूट बढ़ा दे, मतलब व्हाटएवर इन देयर कैपेसिटी दे आर डूइंग दैट। तो वो जो है उसमें जो आनंद फानन में जो इनके यहाँ अंदर उठापटक मची हुई है, उससे जो हम और आप जो बात कह रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है एनडीए गठबंधन, एनडीए के अंदर क्या ये परेशानी है, सीटें क्यों नहीं फाइनल हो पा रही हैं, कि हम तो सोच रहे थे कि ऐसे ही तैयार एकदम से निकल के आएगा, पूरा फैक्स मशीन में से निकल के आता है जैसे कि पूरे 543 निकल के आ जाएंगे और ये लीजिए सब पीछे रह जाएंगे। लेकिन शुरुआती 195 सीटें घोषित करने के बाद से स्पीड बिल्कुल स्लो पड़ गई है और सब जगह अभी जैसे आप बिहार का कितना बता रहे हैं, अभी तक भी चल रहा है बड़ा। मैंने देखा सभी चैनल्स पे, जो अपने यूट्यूब के सभी चैनल्स बिहार ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वहां काफी चर्निंग है इस वक्त। तो आप जैसा बिहार जैसा राज्य, यूपी जैसे राज्य जहां पे की जाति की राजनीति का बड़ा प्रमुखता से वर्चस्व है, मोदी जी और शाह की इनकी पॉलिसी ये है, ये चाहते हैं कि ये जाति से आधारित जितनी भी पार्टियां हैं ये खत्म कर दी जाएं, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक अम्ब्रेला हो, बस वो हिंदुत्व का अम्ब्रेला जिसके नीचे हम अपनी एक तरफा हमें वोट पड़े उसमें। तो उसके लिए जरूरी है इन छोटी छोटी पार्टियों को खत्म करना। आप बिहार में देखिएगा, आप यूपी में देखिएगा, बिहार का ही उदाहरण आप ले लीजिए, जिस भी तरीके से हो सकता है, मान लिया पासवान की पार्टी है, उसमें परिवार में भेड़ फाड़ पैदा करके आप
नीतीश कुमार की पार्टी को देख लीजिए, क्या पासवान को, चिराग पासवान को पिछली बार उसके खिलाफ लगा के उनकी पार्टी को काटा, कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने की तैयारी है। यही चीजें धीरे धीरे ये रिपीट करेंगे यूपी में। ये जैसा होता है ना, धीरे धीरे सलामी स्लाइसिंग, धीरे धीरे काटते हैं, ऐसा नहीं कि एक झटके में उतार के फेंक दे। आप देखिए कि कौन समझ रहा था कि कहां तो चिराग पासवान का सामान बाहर फेंक दिया था बंगला खाली करवाने के लिए, अब वही चिराग पासवान को आपने अंदर ले लिया और उसके चाचा को, जिसको आपने मंत्री बना रखा था, उसको बाहर फेंक दिया। तो मुझे तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि चिराग पासवान, जो ये पासवान परिवार है, इनको कोई आत्मसम्मान की भावना नहीं है क्या इनके अंदर? मतलब बंगला निकाल के फेंक दिया और आप बंगले से आपका सामान बाहर फेंक दिया, वो आपने फोटो सभी ने देखे। और जो ये इनके चाचा हैं, उनको अभी तो मुख्यमंत्री, वो मंत्रिमंडल में थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और अचानक से ये हो गया कि 5 सांसद होने के बावजूद भी एक सीट नहीं, और उनको चू से चा नहीं। मतलब कुछ आत्मसम्मान तो हो। चिराग पासवान किस आत्मसम्मान के साथ वहां गए हैं? मतलब हनुमान विनम्र थे, इतने भी विनम्र नहीं थे कि अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख दे। तो ऐसे कैसे हनुमान आप बन रहे हैं, नकली हनुमान? तो ये चीजें, लेकिन मोदी जी जानते हैं इस चीज को, शाह जानते हैं कि यही तरीका है इनको क्रश करने का। धीरे धीरे निपटा दिए जाएंगे सब, ये जितने भी, नीतीश कुमार को निपटा दिया जाएगा इस पार्टी के बाद, इस लोकसभा चुनाव के बाद से। अभी तो विधायकों की संख्या घटी है, अब एमएलए एमपीज की भी घटेगी। 16 भले ही दे दिए उन्होंने, उनको पता है सलामी स्लाइसिंग धीरे धीरे काटते हैं मीठी छुरी से, तो वो इमीडिएट तो काटेंगे नहीं। तो वही चीज यहाँ इनकी सब जगह चल रही है। अभी येदियुरप्पा का आपने जिक्र किया, मैं जरा 2 मिनट इसमें बोलना चाहूंगी। हालांकि इलेक्शन पॉलिटिक्स से शायद डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं इनका, लेकिन इनके ऊपर जो पॉक्सो एक्ट लगा है, वो उसमें कुछ मुझे सच्चाई नजर आती है, क्योंकि उन्होंने खुद एडमिट किया है येदियुरप्पा ने कि ये माँ बेटी जो है मेरे पास किसी काम से आई थी। तो उसमें लगता तो कि वो आई तो थी, ऐसा नहीं है कि हवा में कोई एलिगेशन ऐसे नहीं लगाया है उस, जो माँ ने जो लगाया है बेटी के बिहाफ पे, तो वहां कुछ ना कुछ हुआ है। तो अब यह है कि उसको देखिए लग गया है पॉक्सो एक्ट। अगर येदियुरप्पा इनके मार्गदर्शक मंडल ना होते, वाले ना होते, और या इनकी राह का रोड़ा ना होते, एक्चुअली तो इनकी राह का रोड़ा है, वो चाहते तो ये है कि ये हट जाए, तो उसमें पॉक्सो एक्ट में बुक भी हो गए। नहीं तो फिर तो ब्रजभूषण शरण सिंह की तरह बचाए जाते, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर भी तो पॉक्सो एक्ट में लड़की एफआईआर कराई थी, लेकिन वो तो बचा लिए गए। येदियुरप्पा का पूरा फुल ब्लोन लाइट में चल रहा है, तो वो एक तरीका है येदियुरप्पा फैमिली को खत्म करने का। तो ये इनके पास जहां पे जिस भी राज्य में जो मिलता है, अब मानिए आपके महाराष्ट्र का तो अभी लेटेस्ट तो मुझे इतना नहीं है, धनंजय जी बताएंगे, लेकिन जो एमएनएस के साथ जो बात हो रही है, एमएनएस का अपना क्या वजूद रह गया? एक सीट कुल है उनकी विधानसभा में, और फिलहाल भी ऐसा कोई बेस नहीं है उनका, तो वो क्या कर पाएंगे? मतलब कितनी सीट जीत पाएंगे? हाँ, ये जरूर है कि वो ठाकरे ठाकरे दिखा के कि भाई लीजिए, ये हमारे पास ठाकरे की शिवसेना है, लेकिन ठाकरे का एक नाम नहीं था, तो ये लीजिए हमारा एक ठाकरे भी ले आए हम। तो ये थोड़ा पब्लिक को दिखाने के लिए हो सकता है, वही जो आपने कहा कि परिवारों में फूट डाल के और उनको अलग अलग करना और उसमें अपना जमा लेना, तो इनका चल रहा है ये हर जगह, इसी तरीके का इनका ये काम चल रहा है और ये चलता रहेगा अभी। लेकिन इस जी चक्कर में बेस खुद का भी गंवाएंगे। जी आप ये ना नहीं समझिए कि बिहार की पॉलिटिक्स इतनी आसान है कि इधर से उसे उठा के और उधर फेंक दिया और प्यादा उसकी जगह ये बैठा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो जी ये जो जी इनका जो एनडीए का गठबंधन है, आनंद जी, ये तो जो है आनंद फानन की जो लड़ाई चल रही है, ताबड़तोड़ जो जिसको कहते हैं, वो उसमें ये मात खाएंगे। क्योंकि अपनी पार्टी, जो आपने गुजरात के एक एमएलए का जिक्र किया, क्योंकि अपनी पार्टी में बड़ा भारी असंतोष बढ़ता चला जा रहा है कि भाई बाहर वालों को ही तुम सब कुछ दिए जा रहे हो, तो हम लोग क्या, हमारा नंबर कब आएगा? तो वो चीज देखते हैं कैसे एड्रेस करते हैं ये लोग। जी 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 मीनू जी, बस चलते चलते एक वही चीज मैं इसलिए पूछ ले रहा हूं क्योंकि लोगों को याद रहे कि एक बहुत बड़ा पीएम केयर फंड और जो 16 लाख करोड़ लोगों इंडस्ट्रीज के माफ किए गए हैं, उसके नाम को ना बताना है, ये भी देश की जनता को बताना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जी हाँ, अब जैसे ये इलेक्टोरल बॉन्ड को परस्यू किया, जो सिविल सोसाइटी के लोग थे या जिन लोगों ने परस्यू किया, तो निकल के आई चीजें। और ये क्योंकि सक्सेस गया है, तो पीएम केयर फंड भी इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है इस देश के साथ आजादी के बाद का, तो वो भी डेफिनेटली निकल के आएगा। लेकिन जरूरत है
परसिवरेंस, परसिस्टेंस की, लोग मतलब कंटिन्यूसली उसको फॉलो किया जाए। अब ये जैसे इस इलेक्टोरल बॉन्ड का समय लगा, लेकिन निकल के आया कि अंदर कितना सड़ांध मची हुई थी। तो ये जो सरकार, ये पहली बार देश के इतिहास में हुआ कि देश के प्रधानमंत्री और सरकार रंगदारी, हफ्ता वसूली और माफिया गैंग की तरह वसूली गैंग बना हुआ है। तो ये इससे बड़ी शर्मनाक बात इस अमृत काल है, ये इससे बड़ा विशाल इस देश के लिए हो नहीं सकता जो आज इस देश ने ये दिन देखा है। जी।